आज तो रसोई भट्टी जितनी तपतपा रही है, गर्मी का हाल देखकर मेरा तो खाना बनाने का बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा। गर्मी से पसीने पसीने होकर रीता चूल्हे के पास से उठकर दाल चावल पकाने के लिए डब्बा खोलती है। हे भगवान, डिब्बे में तो कितनी कम दाल और चावल हैं, इनमें तो सब लोगों का पेट कैसे भरेगा। तभी कड़कड़ाती धूप में गोमती सर पर चावल का कट्टा लिए रसोई में आती है। हे राम जी, ओहो हो, बाहर तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी तेज की धूप हो रही है। रीता बहू, जरा चावल की बोरी उतार दे माथे पर से। हाँ जी माँ जी, आप इतनी कड़कड़ाती धूप में राशन कोटा लेने चली गई, मैं ले आती राशन, मुझे बता देती। अरे रीता बहू, ये तो एकदम से रमा बहन ने बता दिया कि कोटे पर राशन बट रहा था, वरना इस महीने का चावल राशन कोटे वाले घपला कर जाते। सरकारी तनख्वाह खा रहे हैं, इसके बाद भी गरीब का राशन बेचकर बेईमानी करते। हम जैसे गरीब परिवारों का गुजारा तो महीने भर ये दाल चावल खाकर ही चलता है। खैर, अब जल्दी से दाल चावल चढ़ा दे चूल्हे पर, दोपहरी का टाइम हो गया है। प्रकाश राकेश आते ही खाना मांगेंगे। कुछ ही देर में रीता सबके लिए सादे दाल चावल बनाती है। प्रकाश, राकेश, आगे बेटा, देखो गर्मी से कैसे पसीना पसीना हो रहे हो। आओ आओ, खटिया पर बैठ जाओ, थोड़ी हवा लगेगी पंखे की। पंखे की भी क्या हवा खाएंगे पिताजी, मरा मरा सा तो पंखा चल रहा है। भूख लगी है रीता भाभी, खाना ले आओ। जी देवर जी, थाली लगा रही हूँ। रीता दोनों को दाल चावल डालकर देती है। गर्मा गर्म दाल चावल ही खा लीजिए। दोनों भाई दोनों मुंह सड़ा लेते हैं। सवेरे भी तुमने दाल चावल खिलाया था, फिर दोपहर में दोबारा से दाल चावल बनाने की क्या जरूरत, रोटी सब्जी बना लेती। वैसे भी गर्मी में चावल खाकर आलस आता है, तो आप दिन में रोटी बनाया करो। पिछले 2-3 हफ्तों से दिन रात चावल ही बना रही हो भाभी। तुम दोनों भाई के बड़े नखरे हैं। रोटी खानी है तो घर में आटा भरवा दो। 1 महीने से ऊपर हो गया, राशन कोटे वाले ने गेहूं देना बंद कर दिया, खाली चावल मिल रहा है, वो भी। अम्मा, कोटे वाले गेहूं देना बंद कर दिया तो क्या हम रोटी खाना छोड़ देंगे? लाला के यहाँ से 2-4 किलो आटा ले आओ। अरे, आटे की थैली लेने गई थी मैं लाला के यहाँ। पैकेट वाला आता है 50 किलो और खुला चोकर वाला आता है 40 रुपए किलो, बेच रहा था। अरे भाग्यवान, इस बनिया के यहाँ तो आटा चावल दाल सब चीज का दाम बहुत तेज रहता है। आटे का महंगा रेट सुनकर दोनों भाई का कलेजा मुंह को आ जाता है। दोनों चुपचाप से दाल चावल खाने लगते हैं। ऐसे ही गरीब परिवार वाले डेली दाल चावल खाकर गुजारा कर रहे थे। फिर एक सुबह, रीता, नंदू, ये लो बच्चों तुम्हारे खाने का डिब्बा, पूरा खाना खत्म कर लेना, आज बचा कर मत लाना। माँ, आज खाने में क्या दिया है? बच्चों, रात का दाल चावल बचा हुआ था, वही गर्म करके डाल दिया है, खा लेना। दाल चावल सुनकर दोनों बच्चे चिढ़ जाते हैं। मैं नहीं ले जाऊंगा स्कूल में ये सड़ा सा बासी दाल चावल, आप ही खा लो ये। आपको पता है हमारे स्कूल के बाकी बच्चे टिफिन में पनीर की भुर्जी, घी के पराठे, पुलाव और पके हुए आम भी खाने को लाते, हमको ललचा ललचा कर खाते हैं। कहते हुए मासूम नंदू की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर रीता का दिल निकल आता है और दोनों दाल चावल का डिब्बा छोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये गरीबी पता नहीं हमारे घर से कब दूर होगी। दरअसल मुंशी चंद के घर की आर्थिक दशा इसीलिए भी गरीब थी क्योंकि कमाने वाले 2 भाई थे जो चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों की तनख्वाह उनकी मेहनत से काफी कम थी। फिर एक दिन फैक्ट्री में, इतनी गर्मी में चाय पत्ती बनाते बनाते पूरा शरीर चिपचिप करने लगता है। मेरे तो पसीना छूट रही है। वो देख, मालिक कुर्सी पर नहीं बैठे, टेबल फैन चल रहा है, थोड़ी हवा खा लेते हैं। पसीने में तरबतर दोनों भाई जैसे पंखे की हवा खाने आते हैं, तभी उनका कंजर मालिक होटल से शाही खाना लेकर आ जाता है और उसे पिनक चढ़ जाती है। अच्छा जी, तो काम छोड़कर यहाँ फ्री फंड की हवा खाई जा रही है। काम की न काज के, दुश्मन अनाज के। वो मालिक, पसीने से पूरा शरीर भीग गया था, इसलिए थोड़ा हवा खाने लगे। अरे ज्यादा सफाई मत दो, जाकर काम करो हरामखोर कहीं के। जी मालिक। पंखे की ठंडी ठंडी हवा में मालिक दाल मखनी, मटर पनीर, तंदूर की रोटियां, पुलाव, ठंडी रसमलाई रखकर खाना चालू करता है। आज तो बढ़िया दावत हो गई, मेरी तो जीभ लपलप आ रही है। दाल मखनी से शुरू करता हूँ। आहा। मालिक को शाही खाना खाते देखकर दोनों भाई का मन ललचा जाता है। जिसके पास पैसा है उसके लिए महंगा खाना खरीद कर खाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे तो इतनी दिहाड़ी भी नहीं है कि हम दाल चावल के अलावा कुछ और खा सके। काम खत्म करके दोनों रात को मुंह लटकाकर घर आते हैं, जहां बिजली कटने के चलते पूरे परिवार आंगन में बैठा था। आज खाने में क्या बनाया है? अजी, मसूर की दाल और चावल बनाया है।
फिर से दाल चावल, दिन रात दाल चावल खाकर मुझे तो बुखार लग गया है, मुझे नहीं खाना। मेरी भी भूख मर गई है, मेरा भी खाना मत निकालना भाभी। दोनों भाई गुस्से में रीता पर खुंदक निकालते हैं। इस पर सास भी झुंझला जाती है। तुम दोनों से दाल चावल नहीं घोटा जा रहा तो साग सब्जी खरीद कर ले आओ, फिर बहू तुम दोनों को स्पेशल खाना बनाकर खिलाएगी। गर्मी के चलते बाजार में सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं। कोई भी सब्जी 20 रुपए पाव से नीचे नहीं है। 80 और 100 रुपए किलो की सब्जी बिक रही है। तुम दोनों को दाल चावल नहीं खाना तो पहले बताते, राशन बर्बाद तो नहीं होता। माँ अब आप दाना पानी लेकर मत शुरू हो जाओ, खा लेंगे हम दाल चावल। पूरा परिवार मन मार कर दाल चावल खाता है। तभी पड़ोसन सुषमा कटोरी में सब्जी देने आती है। अरे गोमती बहन, अरे ओ रीता बहू, घर में हो क्या? जी सुषमा आंटी, सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, कहिए कुछ काम था? और ना वो मैंने मलाई चाप बनाई थी, फिर कल रात को हम सब लोग खाना खाने होटल में चले गए तो फिर सारी की सारी सब्जी बच गई, किसी ने छुई तक नहीं। मैंने सोचा तुम्हारे परिवार में इस्तेमाल हो जाएगी। सुषमा सब्जी देकर चली जाती है। मलाई चाप देखकर गरीब ससुराल वालों का मन ललचा जाता है। खुशी न्यू कटोरी पर लपक कर छिनछिना करने लगते हैं। मैं कहता हूँ छो तो खुशी दीदी, मैं खाऊंगा ये मलाई चाप। भुक्कड़ कहीं का सारा मलाई चाप अकेले अकेले खाएगा, चल मुझे भी दे। तुम दोनों भाई बहन ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? लाओ मैं सबको दे दूंगी थोड़ा थोड़ा। रीता सबको मलाई चाप देती है, जिससे थोड़ी सी खाते सबकी शक्ल बन जाती है। अरे बहू, उस मलाई चाप के अंदर से तो खटास भरी महक आ रही, जैसे कि खराब हो गया हो। अरे नहीं माँ, सुषमा आंटी ने दही डालकर बनाई होगी ना, इसलिए खट्टा खट्टा लग रहा है। आप खा लो, मुझे तो चावल के साथ अच्छा लग रहा है। तभी रीता मलाई चाप के ऊपर फफूंदी देखकर भड़क जाती है। देवर जी, माँ जी सही कह रही हैं, मलाई चाप खाने लायक नहीं है। लगता है सुषमा आंटी जी ने हमारे परिवार को 2-3 दिन पुरानी मलाई चाप खाने को पकड़ लिया है। तभी तो मैं सोचूं, बहू ये कंजर सुषमा तो अपने घर की एक सुई भी ना दे, फिर उसने इतनी महंगी मलाई की सब्जी हमारे परिवार को खाने के लिए क्यों दी? इन लोगों के अंदर इतना दिल नहीं होता कि किसी गरीब को ताज़ा खाना खाने को दे दें। इसी तरह परिवार में सिलसिला जारी था। रोज रोज दाल चावल खाने के चलते अब दोनों बच्चों के शरीर में कमजोरी सताने लगी थी, क्योंकि उन्हें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे थे। वहीं देवर पति भी 2 टाइम की जगह 1 टाइम दाल चावल खाते थे। ऐसा करती हूँ, लाल के यहाँ से सोयाबीन का पैकेट और थोड़ा सा छोला राजमा उधार ले आती हूँ, वही बना लूंगी तो सब लोग थोड़ा ढंग से खा लेंगे। गरीब बेचारी बहू जैसे बनिया की दुकान पर आती है तो वह चिकचिक करने लगता है। अरे जरूरी मुंह उठाकर उधार मांगने आई होगी, ध्यान नहीं दूंगा तो खुद चली जाएगी। हाँ कहो कौशल्या बहन, और क्या दूं? 1 किलो रिफाइंड, 2 किलो राजमा, चीनी, घी। या बस लाला जी, हो गया। बस अपने लड़के के हाथ से बासमती टुकड़ा चावल की बोरी भिजवा देना घर पर। जी जी भिजवाता हूँ। लाला जी, मुझे 1 किलो राजमा छोला और सोयाबीन कर दो, पैसे बाद में दे दूंगी। माफ करना गोमती की बहू, मैंने उधार देने का धंधा पानी बंद कर दिया है। लगता है तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, आज नकद कल उधार। वैसे भी तुम जैसे गरीब परिवार वालों को रूखे सूखे दाल चावल के अलावा कुछ हजम भी नहीं हो सकता। लाला के इस कदर खिल्ली उड़ाने पर दुकान पर खड़े बाकी सारे ग्राहक हंसने लगते हैं, जिससे रीता रोते हुए सर झुकाकर चली जाती है। अपनी रसोई की कमी घाटी को देखकर वो दुखी दुखी रहने लगती है। एक दोपहर दोनों बच्चे स्कूल से आते ही उल्टी करते हैं। अरे मेरे बच्चों, क्या हो गया? तुम दोनों को जब से स्कूल से आए हो उल्टी पर उल्टियां किए जा रहे हो, क्या करूं? अरे बहू, हो सकता है धूप में आए हैं तो लू लग गई होगी या कुछ उल्टा सीधा खाया होगा खरीद के। दादी, हमने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था, बस दाल चावल खाया था। पिछले 2-4 दिनों से डेली स्कूल में उल्टी होती है और आज हेल्थ केयर में हमारा चेकअप हुआ था। डॉक्टर मैडम ने कहा कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। उन्होंने हरी हरी सब्जी खाने के लिए भी बोला था और रोटी खाने के लिए, फल खाने के लिए भी बोला है। बस माँ जी, मैं अपने बच्चों की सेहत के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए 2 जने कमाएंगे और 10 जने खाएंगे तो गुजारा नहीं होगा। परिवार के सही से चलने के लिए व्यक्ति का कमाना जरूरी है। कमाने का निर्णय लेकर अब रीता तपतपाती धूप में काम की तलाश में निकल जाती है और उसे एक बुटीक की दुकान पर सिलाई का काम मिल जाता है, जिससे अब वह साग सब्जी, आटा वगैरह का खर्चा निकालने लगती है। कुछ हफ्ते बाद, क्या बात है भाभी, आज तो खाने में सब्जी, रोटी, दाल चावल और मीठा भी है। किस खुशी में इतना सब कुछ बनाया है आपने?
बहू ने अपना काम से एडवांस उठाया है, उसी में से ये खाना सबके लिए बनाया है। आज हम लोगों को रूखी सूखी दाल चावल नहीं खाने पड़ेंगे। ये कहते हुए सास की आंखें डबडबा जाती हैं और फिर पूरा गरीब ससुराल बड़े चाव से शाही खान पान का स्वागत लेता है। और अब गरीब परिवार में रोजाना का फीके दाल चावल बनने का सिलसिला खत्म हो जाता है। परेशान हो गई हूँ मैं तो इस गर्मी से। अब तो झाड़ू लगाने में भी बाल्टी भरकर पसीना निकल जाता है। न जाने कब ये गर्मी का मौसम खत्म होगा। अब नहीं लगा रही मैं झाड़ू, बाकी की जगह पर बाद में झाड़ू लगाऊंगी। थोड़ी देर बैठकर पानी पी लेती हूँ। उर्मिला गिलास लेकर जैसे ही मटके से पानी निकालने लगती है तो देखती है कि मटके में बिल्कुल ना के बराबर पानी बचा है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से मटके का पानी भी खत्म होने को आ गया है। अब जाओ इतनी दूर कुएं पर और गर्मी में पानी भर कर लाओ। अगर इसे मैं पी लूंगी तो जुगनी स्कूल से आने के बाद क्या पिएगी। इस गर्मी ने तो पानी के लिए भी मोहताज करके रख दिया है। उर्मिला गर्मी से परेशान हो रही होती है कि तभी उर्मिला की सास हाथों में पूजा की थाली लिए घर आती है। माँ जी, आप सुबह के मंदिर गई हुई हैं और अब दोपहर में आ रही हैं। वो लाजवंती है ना, उसकी तबीयत काफी खराब हो गई है। गरम लू लग गई है उसे। कल उसका बेटा उसे शहर के सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए ले जाएगा। इस गर्मी ने तो हम सभी गांव वालों की नाक में दम करके रख दिया है। न घर के बाहर रह सकते हो, ना ही घर के अंदर। माँ जी, घर के अंदर रहें भी तो कैसे रहें। सबके घास फूस के घर बने हुए हैं। घर है, जगह जगह से धूप की किरणें घर के अंदर आती हैं। दिन तो दिन, रात में भी घर बिल्कुल आग की भट्टी बना रहता है। ठंड हो, बारिश हो या गर्मी, चैन किसी भी मौसम में नहीं मिलता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी, आप घर में रुकिए, जुगनी के आने का समय हो गया है। मैं जब तक जाकर कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। खाना बनाने के लिए भी घर में पानी नहीं है। उर्मिला मटका उठाती है और अपनी पड़ोसन शारदा के साथ दूर कुएं पर धूप में पानी भरने के लिए निकल जाती है। मेरे पति ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर गर्मी इसी तरह रही तो हम दूसरे गांव चले जाएंगे। आसपास के सभी गांव में भी गर्मी है, लेकिन वहां के हालात इतने बुरे नहीं हैं। आसपास के गांव में सबके ईंट पत्थर के घर बने हुए। एक हमारा इकलौता गांव है जहां सबके घास फूस के झोपड़ियां हैं। ये तो है, लेकिन गांव में हमारे पतियों की तनख्वाह भी तो इतनी कम है। सबके सब मजदूर हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है हम सबको, तो वही बड़ी बात है। उर्मिला और शारदा अपने अपने दुख एक दूसरे को बताते हुए कुएं पर जाती हैं और पानी भरकर घर आ जाती हैं। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उर्मिला ने चूल्हा नहीं जलाया था। अरे बहू, आज खाना बनाने का इरादा है या नहीं? 6 बज चुके हैं और सबके घरों में चिराग जल गए और तूने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया। माँ जी, सिर्फ चिराग ही जले हैं लोगों के घरों में, किसी किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला है। 6 बज गए हैं तो क्या हुआ? आप देख नहीं रही हैं बाहर अभी कितनी ज्यादा गर्माहट हो रही है। अब इतनी गर्मी में मैं बाहर चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊं? और घर के अंदर बनाऊंगी तो पूरा घर अंदर ज्यादा भभक जाएगा, रात को सो भी नहीं पाएंगे। ये गर्मी तो हम गरीबों की एक दिन जान लेकर रहेगी। चल बहू, जब तक सब्जी वगैरह काट लेते हैं। उर्मिला अपनी सास के साथ मिलकर सब्जी वगैरह काटती है और आटा गूंथ कर रख देती है। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और अब गांव की सभी बहुएं अपने अपने घरों के बाहर निकलकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। तू भी अभी खाना बनाना शुरू कर रही है? मेरे तो दोनों बच्चे भूखे पेट ही सो गए। अब जल्दी से खाना बनाओ और उन्हें खिलाओ। सुबह भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मेरी भी बेटी 7 बजे ही सो गई थी। अब क्या करें, हम भी इतनी गर्मी में ना बाहर खाना बना सकते हो ना ही घर के अंदर। रोज रात होने का इंतजार करना पड़ता है कि कब रात हो और थोड़ी बहुत ठंडक में हम लोग खाना बनाएं। अरे मैंने तो सोच रखा था कि इस साल चाहे कुछ भी हो, गर्मी शुरू होने से पहले ही एक ईंट पत्थर का छोटा सा कमरा ही बनवा दूंगी, लेकिन इस साल भी पैसे नहीं हो पाए। न जाने कब तक हम गांव वालों को इन झोपड़ियों में रहना पड़ेगा गर्मी में। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक छत से थोड़ी बहुत घास फूस गिर जाती है और वो धूप सीधा घर के अंदर आने लगती है। भगवान, क्या मुसीबत है, मदद तो हमारी कर नहीं रहे हो। कम से कम नई नई परेशानी तो मत दो। पहले ही क्या इस घर में हम कम परेशान थे जो अब एक और परेशानी दे दी। उर्मिला जैसे तैसे करके छत को ठीक कर तो देती है, लेकिन अब तो हर दिन की बात होने लगी थी। गांव में हर कोई इन परेशानियों से काफी ज्यादा परेशान था। उर्मिला सुबह ही अपनी बेटी के लिए खाना बनाकर चली जाती है। जब उर्मिला दोपहर में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी अभी तक भूखी बैठी है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया बेटा? मैं तो रोटी सब्जी बनाकर गई थी ना। रोटी और सब्जी में से खट्टी खट्टी बदबू आ रही है, लगता है गर्मी की वजह से खाना खराब हो गया। इसी तरह परेशानियों में घिरे हुए इस पूरे गांव वालों के दिन गुजर रहे थे। आज तो हद से ज्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। बार बार उर्मिला का प्यास के मारे गला सूख रहा था, तो वहीं पानी की तरह उर्मिला के शरीर से पसीना बह रहा था।
उर्मिला कड़कड़ाती धूप में घर से बाहर निकल जाती है और काफी देर तक चलते चलते उर्मिला अपने गांव के पास ही बने पहाड़ी के इलाके में पहुंच जाती है। वहां जाते ही उर्मिला को हल्की हल्की ठंडी महसूस होने लगती है। यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंडक हो रही है। आसपास कोई झरना वगैरह है क्या? यहाँ आकर तो गर्मी लगना भी बिल्कुल ना के बराबर सी हो गई है। उर्मिला जब थोड़ा और आगे जाकर उन पहाड़ों पर चढ़ती है तो वहां की थोड़ी बहुत मिट्टी उर्मिला के पैरों में लग जाती है। अरे यहाँ की मिट्टी तो काफी ज्यादा ठंडी है, ऐसा लग रहा है मिट्टी नहीं बल्कि बर्फ हो। उर्मिला थोड़ी देर के लिए उस ठंडी मिट्टी पर ही लेट जाती है। इतने दिनों बाद इतनी ठंडी जगह पर जाकर उर्मिला को काफी सुकून भरी नींद आती है और उर्मिला पूरे 2 घंटे बाद सोकर उठती है। मुझे तो पता नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। बहुत अच्छी नींद आई मुझे। अगर इस मिट्टी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लिए घर बनाए तो वैसे भी उस घास के घर से अच्छा तो मिट्टी का ही घर होगा। कम से कम थोड़ी ठंडक तो मिलेगी। उर्मिला जल्दी से घर जाती है और सारी बात अपने पति और सास को बताती है। अगले दिन उर्मिला अपने पति विनोद के साथ बैलगाड़ी लेकर उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है और वहां से टोकरी भर भर कर ढेर सारी ठंडी मिट्टी लेकर अपने घर आती है। अरे बहू, तू तो सच कह रही थी, ये मिट्टी तो काफी ज्यादा ठंडी है। हाँ माँ जी, और अब इसी ठंडी मिट्टी का हम लोग घर बनाएंगे। उस ठंडी मिट्टी में कुएं का पानी लाकर अच्छे से मिलाने के बाद उर्मिला अपने पति और सास के साथ मिलकर 2 कमरों का एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाती है। 1 से 2 दिन के अंदर ही वो पूरा मिट्टी का घर अच्छी तरह से सूख जाता है और सूखने के बाद ठंडी मिट्टी का बना घर काफी ज्यादा ठंडक देने लगता है। हमारे इस मिट्टी के घर के अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। कितनी ठंड लग रही है। अब तो मैं बिना चादर बिछाए इस जमीन पर आराम से सो सकती हूँ। गर्मी में भी अपनी ठंडी मिट्टी वाले घर में अब पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश रह रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और उर्मिला को पड़ोसन शारदा अपनी सास कलावती के साथ उर्मिला के घर आती है। क्या बात है उर्मिला, तुम्हारा ये मिट्टी का घर तो काफी ज्यादा ठंडक दे रहा है। हमने भी कुछ समय पहले मिट्टी का घर बनाया था, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी। तुम्हारे घर में तो बिल्कुल गर्मी लगनी बंद ही हो गई है। ये सब तो उन पहाड़ों की ठंडी मिट्टी का कमाल है। मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी वहां से मिट्टी लेकर आ जाइए और उससे घर बना दीजिए। कम से कम गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। उर्मिला की बात मानकर अगले दिन शारदा अपनी सास के साथ उन पहाड़ियों से जाकर ढेर सारी ठंडी मिट्टी लेकर आती है और अब उनसे अपना घर बनाती है। एक को देखकर गांव में अब कई सारे लोग उन पहाड़ी से ठंडी मिट्टी लेकर आते हैं और उससे अपना घर बनाते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, वरना मैंने सोचा नहीं था कि मिट्टी का घर रहने के लिए इतनी ठंडक दे सकता है, वरना हम लोग तो कब का मिट्टी का घर बना लेते। जहां पहले इस छोटे से गांव में हर किसी का घास फूस का घर था, तो वहीं अब गांव में हर कोई अपनी मिट्टी का घर बनाने में लगा हुआ था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला हर रोज की तरह रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। मिट्टी का घर तो बन गया, लेकिन अभी भी रात होने का इंतजार करना पड़ता है, तभी चूल्हा जलता है। हमारे घर में आज फिर जुगनी सो गई खाली पेट। जिस तरह से तूने ये मिट्टी का घर बनाया है, ठीक उसी तरह एक रसोई भी बना ले। कब तक जागने के लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा? कह तो आप ठीक रही हैं। सोच रही हूँ एक मिट्टी की रसोई बना ही लेती हूँ। थोड़ी बड़ी बनाऊंगी, सारा सामान रसोई में आ जाए और कम से कम चूल्हा तो समय से हमारे घर में जलेगा। अगले दिन फिर से उर्मिला पहाड़ों से ठंडी मिट्टी लेकर आती है और उससे एक छोटा सा कमरा बनाती है और उसके अंदर अपनी मिट्टी की छोटी सी रसोई, जिसमें चूल्हे से लेकर मसाले के डिब्बे और बर्तन रखने के लिए भी कई सारे खांचे होते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव मिट्टी के गांव के घर में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और आज शहर के कुछ लोग घूमने के लिए इस गांव में आते हैं। वाह कोमल, इस गांव में तो पूरे घर मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी के घर तो कई 100 साल पहले लोग रहने के लिए बनाते थे। मुझे नहीं पता था कि आज के समय में भी लोग इस तरह के घर बनाते हैं। सारे घर कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, मुझे तो ऐसे ही घर में रहना है। उर्मिला उन शहर से आए लोगों को अपने मिट्टी के घर के अंदर ले जाते हैं और अंदर से वो सभी घर देखने लगते हैं। आपका ये मिट्टी का घर बाहर से सुंदर दिखने के साथ साथ अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। बहुत अच्छा है आपका ये मिट्टी का घर। इस मिट्टी के घर के साथ आपके इस घर और गांव की काफी सारी फोटोज क्लिक करना चाहते हैं और उन्हें हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि शहर के लोग इस गांव में आकर इस गांव की खूबसूरती को देख सके। शहर से आए वो सभी लोग मिट्टी के घर से भरे उस गांव की काफी सारी फोटो क्लिक करते हैं। इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के घर के जब वो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं फोटो, तो शहर के काफी सारे लोग उस गांव में आते हैं।
कुछ समय पहले तक जहां शहर में रहने वाले लोगों को इस छोटे से गांव का नाम तक नहीं पता था, अब सभी गांव वाले हंसी खुशी अपने घरों में रहते हैं।